हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपका हमारा स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल विद्याशाला मैथ्स और साइंस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ नया एक टॉपिक जो कि है साइंस का फिजिक्स में ग्रेविटेशन जो आपको क्लास 9th में वो चैप्टर आता है 10 नंबर का, उसके ऊपर ये पार्ट 1 है। ओके, तो मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी काइनेटिक एनर्जी, उस पर आपका अच्छा रिस्पांस मिला था, सो थैंक यू। तो आज इसकी दूसरी क्लास है। तो अब हम आज देखेंगे आज इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, पहले वो देखते हैं। तो पहले एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। भाई ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटी कुछ तो होगी ना। फिर एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड उसका डेरिवेशन देखेंगे, जैसे पिछली में काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन दिया था, इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी डेरिवेशन देंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका भी हम पूरा देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब उसके यूजेस, कैपिटल जी इन एसआई यूनिट सिस्टम वो भी देख लेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना होगा, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। तो पहला सवाल ये आता है ग्रेविटी तो को देखकर कि ग्रेविटी असल में क्या है। ग्रेविटी असल में क्या है, व्हाट इज ग्रेविटी। तो अब ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स है। ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग अ मास। हाँ, मुझे पता है कि किसी लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ। मतलब ग्रेविटी जो है एक फोर्स है, वो अट्रैक्ट करती है कोई भी बॉडी मतलब यहाँ पे एक एडिशन कर दो, बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, ऐसे स्लैश करके लिखना। अगर बॉडी लिखोगे तो कोई भी गलत नहीं पड़ेगा, और एक अगर ऐसा भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि कई मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करता है, कई पे मैं बॉडी यूज़ होता है, इसलिए दोनों लिख देता हूँ मैं। तो ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ किसका, अर्थ का। अब हम किस पे रहते हैं, अर्थ पे, तो उसकी भी कुछ ग्रेविटी तो होगी ही। और उसके ये देखो अर्थ है, अच्छा नहीं है, इसको बनाते हैं मस्त। गोला गया मेरा, ओके ये रहा हमारा गोला। ओके, सपोज कि ये हमारी अर्थ है, उसका ये सेंटर है। अब सेंटर के बीच से हम तो यहाँ पे सरफेस पे रहते हैं, हम तो ये पूरे सरफेस पे रहते हैं। अब सेंटर के बीच में ये ऐसा मैग्नेट है जो ग्रेविटी को पूरे अर्थ में ऐसे फैलाता है और सरफेस तक ही नहीं, ये ऐसे स्काई में भी जाता है, मून तक जाता है, और ये मून से आगे थोड़ा ख़त्म होता है। उतनी अर्थ की ग्रेविटी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्थ का सेंटर है उसके बीच वो एक बहुत तगड़ा सा पावरफुल सा एक मैग्नेट है जो कि हर एक चीज़ अपनी तरफ खींच रहा है। हर एक चीज़, ये भी जिसकी जितनी दिशाओं में चीज़ है वो खींच रहा है। अब देखो अर्थ कौन सी शेप में, स्फीयरिकल। अगर लेकिन सेंटर से देखो तो ये एक सर्कल में ही हो जाएगी, स्फीयरिकल है वो मुझे पता है, लेकिन स्फीयर का सेंटर से कोई भी ऐसा लो तो वो बन जाएगा रेडियस। ठीक है, रेडियस होने के बावजूद तो ये ऐसा हो जाएगा। तो रेडियस 1 में रखना, क्योंकि रेडियस इसका डिस्टेंस सपोज, क्योंकि अर्थ का डिस्टेंस है, अर्थ की ग्रेविटी का डिस्टेंस उसके सेंटर से नापा जाता है। ओके, तो ग्रेविटी वो चीज़ है जो हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती है, एक फोर्स से खींचती है अपनी तरफ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जब तक वो सेंटर ना आ जाए तब तक खींचती रहती है। अगर आप ज़मीन खोद दो तो भी आप गिर ही जाओगे ना। ज़मीन खोदो
तो नीचे सरफेस रहता, लेकिन गिर जाओगे। गिर किसके वजह से? ग्रेविटी, क्योंकि अंदर तक सरफेस अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब सेंटर में पहुंच जाओगे तब आपका जो वेट होगा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। वो वेट वाले टॉपिक में वो कवर करूँगा कि कैसे वेट, लेकिन अब ये बोलो कि ग्रेविटी अगर सेंटर तक पहुंच जाएगी तब वो ज़ीरो हो जाएगी, तब उसको भाई ऐसा लगेगा हाँ ये आ गए मेरे पास। ओके, लेकिन आज तक कोई सेंटर तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि सेंटर के बीच में आपको पता है बहुत सारा लावा है, तो फिर वो बात नहीं करता अभी। तो ग्रेविटी समझ में आ गई। ग्रेविटी क्या है? जो कोई भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन हैविंग अ मास, जिसका मास नहीं होगा उसको कैसे खींचेगी? जिसका मास नहीं होगा, ऐसी तो अभी तक हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ है उसका कोई ना कोई मास तो है। अभी तक हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ है उसका कोई ना कोई मास है। तो जिस बॉडी पे मास होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे मास होगा, वो उसको ग्रेविटी खींचेगी। ठीक है, ग्रेविटी समझ में आ गई क्या है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो हमने इंट्रो में ही दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटी समझ में आ गई। एक बार अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उसका ये स्टेटमेंट है। ये जो है उसका स्टेटमेंट है, ये वाला। तो स्टेटमेंट क्या कहता है भाई? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which directly proportional to their product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Every object in the universe attracts every object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये मान लो उसका स्टेटमेंट है। अब एक मेरे को चीज़ बताओ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट डिपेंड करता है उस पर। प्रोपोर्शनलिटी की साइन ऐसे होती है, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है। तो उस पर डायरेक्ट डिपेंडेड है। किस पे? मासेस पे। देखो हमने इस पे कवर किया हैविंग अ मास, तो वो हमने कवर किया। तो आगे वो उस पर ऑब्वियसली बात है उस पर डिपेंड रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट मीन्स के वो पूरी यूनिवर्स में, दुनिया की बात नहीं, हमारी अर्थ की बात नहीं, पूरे की पूरे यूनिवर्स में चाहे जितनी भी चीज़ हो, चाहे वो पेन हो, बुक हो, आप खुद भी हो, आपके एक एक बाल का भी मास होता है। एक बाल का भी अपना अपना नैनोमीटर में मास होता है। वो एक बाल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, एक बाल सिर्फ ऐसा नहीं कि अर्थ ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है। जिस ऑब्जेक्ट में मास होगा वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। जिस ऑब्जेक्ट में मास होगा वो ग्रेविटी प्रोड्यूस ऑब्वियसली करेगा। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड ऑन देयर मासेस। अब डिपेंड करेगा कौन सा मास ज़्यादा है। अगर कौन सा मास ज़्यादा है, अगर मास ज़्यादा होगा तो जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो बड़े ऑब्जेक्ट की तरह खींच जाएगा। कभी भी छोटे बड़े को अट्रैक्ट नहीं करता। ऐसा देखें कि मून ने कभी अर्थ को अट्रैक्ट किया या एप्पल ने पूरी की पूरी दुनिया को अट्रैक्ट की। एप्पल ही नीचे गिरेगा। न्यूटन की भाई साहब में एप्पल ही नीचे गिरा था, इसलिए तो एप्पल ही, ये हार्ड थोड़ी बन गया, एप्पल भी नीचे गिरेगा क्योंकि वो छोटा ऑब्जेक्ट है और उसकी वो मास कम है उसका हमारे अर्थ के हिसाब से। ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, जो उसका डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच, जो उसका डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच वो उसका स्क्वायर होगा।
जो उसका डिस्टेंस उसके स्क्वायर के बराबर होता। तो ये तो भाई स्टेटमेंट थी, बहुत से लोगों को नहीं समझ में होगा, लेकिन इससे नीचे इन अदर वर्ड्स है, इसके मतलब है ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आती, कभी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट। देखो मस्कुलर फोर्स, आपने फोर्स के टाइप पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में ऐसी थी मस्कुलर फोर्स, ऐसी कुछ आती है। मस्कुलर फोर्स में हाथ और हाथ, मस्कुलर फोर्स में दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, वो नॉन कांटेक्ट ही फोर्स, वो दोनों को खींचती है, वो फोर्स दोनों को खींचती है। ऐसा आप बोलोगे कि ये दोनों मतलब अट्रैक्ट होने के बाद दोनों जॉइंट हो गए, मतलब कांटेक्ट में आएगा, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट जॉइंट हुए हैं, फोर्स कहाँ जॉइंट है, फोर्स तो उस दोनों को खींच रही है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव मतलब उसकी तरफ खींचता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मासेस एंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द ये ऊपर से स्टेटमेंट से ही लिया गया है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इससे ये भी पता चल जाता है कि ये इसको दूसरी भाषा में इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अब डायग्राम से भी समझते हैं। डायग्राम आता है आपके सिलेबस में, तो मैं ड्रॉ करवाऊँगा, सॉरी। अब डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको दो सर्कल्स ड्रॉ करना हो कि वो अब उसकी हाइट में और डिस्टेंस में बराबर होने चाहिए, मतलब बराबर तो नहीं है लेकिन हाइट में सेम होने चाहिए दो सर्कल। फिर उसका एक सेंटर बनाओ, फिक्स्ड एक सेंटर बना लो, ये सेंटर नहीं हो, उसका एक फिक्स सेंटर बनाया है, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ से आएगी। हाँ ये भी देख लो, ग्रेविटी ऑलवेज पूरे जो ऑब्जेक्ट के सेंटर पार्ट होगा उसमें से ही ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। ऐसा नहीं कि राइट साइड से प्रोड्यूस हो रही है, लेफ्ट साइड से प्रोड्यूस हो रही है, नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं, तो ग्रेविटी होगी नहीं। ग्रेविटी ऑलवेज सेंटर से प्रोड्यूस होगी। तो दोनों के सेंटर बना लो पहले तो, फिर एक दोनों में एक ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ओके कोई बात नहीं जी, दोनों को अट्रैक्ट करने दो। अब ये दोनों, अब इसको मान लेता हूँ मैं M, इसको मान लेता हूँ M, स्मॉल M कैपिटल M एंड स्मॉल m। अब इन दोनों का क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, तो कि डिस्टेंस, एक सेकेंड, ओके, डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करना। इन दोनों के बीच में है डिस्टेंस, डिस्टेंस को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गई। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लेना और नोट्स बनाते जाना। इसकी नोट्स मैं दे दूंगा वैसे तो, लेकिन नोट्स बनाते जाना, शायद किसी रीज़न से ना भी दे पाऊँ। नोट्स बनाते जाना क्योंकि इससे आप समझ जाओगे इजीली। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब डेरिवेशन में वो डायग्राम फिर से हमको ड्रॉ कर ही देना है, बिना पूछे, बिना आँख बंद करके वो पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देना है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं। ओके, एक सेकेंड, इसको इसके बराबर भी करना है, मैंने अभी बोला था। इसको इसके बराबर कर दो। थोड़ा सा ये दोनों और छोटा कर देता हूँ क्योंकि फिर डेरिवेशन के लिए जगह नहीं बचेगी। इतना कर लेता हूँ।
अब वो डायग्राम में इससे पहले दोनों को सेंटर बनाओ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अट्रैक्ट की लाइन भी यहाँ से सेंटर से ही प्रोड्यूस होगी, वो भी कहीं और से प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बात बीच बीच में नोट्स में नहीं होगी, वो बीच बीच में लाइन बताते जा रहा हूँ, वो भी आप देखते जाना और उससे भी आप नोट करते जाना। जस्ट 1 सेकेंड, इसका कॉटन जो है निकल गया, इसलिए मैं फिट कर रहा हूँ। अब इसको मान लिया मैंने M1, इसको मान लिया मैंने M2। ओके, ये हो गई फोर्स 1 और ये हो गई फोर्स 2। दोनों की एट्रैक्टिव फोर्स 2 है तो फोर्स 2 ले लेते हैं। इसके बीच में थोड़ी ऐसी लाइन बना देते हैं डॉटेड, डिस्टेंस तो है भी अभी। अब इसका डिस्टेंस डिनोट करना है। तो हमने डिस्टेंस को मान लिया डिस्टेंस को हमने मान लिया S। ओके, ठीक है भाई। तो अब ये जो है, इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं, काम करते R मान लेते हैं। R, वो R इसलिए कि ये रेडियस से ही प्रोड्यूस हो रही है दोनों लाइंस, इसलिए मैंने डिस्टेंस को R भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब F1 बराबर F2, क्यों सर जी F1 बराबर F2 ही क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एट्रैक्टिव फोर्स है ऑलवेज इक्वल, दोनों की जो एट्रैक्टिव फोर्स है इक्वल होगी। ग्रेविटेशनल वैल्यू तो इक्वल ही होती है, सिर्फ मास पे मास अलग अलग होता है। तो इसलिए मैंने F1 = F2 ले लिया। फिर हम लेंगे, उससे मीनिंग होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F1 और F2, इन दोनों की एट्रैक्टिव फोर्स है, तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू 1। ये F1 किसकी थी? मास इंटू 1 की। मास 1 किसका है? फोर्स 1। और F1 किसकी है? मास 1 की। और F2 किसकी है? तो कि मास 2 की। ओके, ऐसे ही लिखना, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे एग्ज़ाम में मन में बोल के लिखना, तो कि आप इजीली समझ पाओगे और मार्क्स अच्छे ला पाओगे। तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन भी लगती है कि जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। तो इसको मान लिया मैंने 2। तो 1/r² को 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई। तब हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, F is directly proportional to M1 into M2 upon R2। हो गया। ये दोनों में से एक, ये इसके बराबर लिया तो मैंने M1 M2 आ गया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। इस पे नहीं डिब्बा बनाना है, आगे डिब्बा बनेगा। अब लास्ट क्या था? ये प्रोपोर्शनल। अब इसको हमें इक्वल मानना है। फोर्स को ग्रेविटेशन हम डिराइव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी की साइन को इक्वल करना पड़ेगा। तो फिज़िक्स की एक पुरानी प्रथा है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है, मतलब निकल जाता है, तो उसकी जगह एक इक्वल टू आ ही जाता है, उसके साथ एक कांस्टेंट लग जाता है। कांस्टेंट यानी मीन्स कि देखो हमारे पास ये g है, उसके कांस्टेंट वैल्यू है 6.673 × 10⁻11। हाँ, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ये भी ग्रेविटेशन चैप्टर का ही एक पार्ट है, आपको पता होगा, ये तो रिवीजन। ये g है, कैपिटल G, स्मॉल g नहीं, कैपिटल G।
वो ग्रेविटेशन की एक फिक्स वैल्यू है। हम डिनोट भी इक्वेशन मतलब डिराइव भी वही कर रहे हैं, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो मैं वही लिखूँगा, सॉरी, जी m1 इंटू m2 अपॉन में आ जाएगा r²। अब इस पे डिब्बा बनाओ, डिब्बा बनाओ, डिब्बा बनाना मत भूलना बेस। मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूला दिया था डिब्बा याद करने का, पोपटलाल। ये हो गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट इतने में ही। अगर और उसमें आगे एक थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको कि उसमें ये जो जी है कैपिटल जी ऐसे कैसे आया, तो हम लिखेंगे जी इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब जी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में, चाहे ब्रह्मांड अपने आप को कितना भी एक्सपांड कर ले, जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये जो हमारे न्यूटन भाई साहब थे उन्होंने फाइंड कर दिया था, नहीं ये वाली फाइंड नहीं की थी, जी की वैल्यू फाइंड नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला था कि जी हर जगह कांस्टेंट रहेगा। जी की वैल्यू जो भी अब मैं लिखूँगा इज वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6 पॉइंट, अभी मैंने लिखा था 6.673 इंटू 10⁻⁻11, माइनस है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स का ये मतलब माइनस इनवर्स स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे एरो करके लिखो, फाउंडेड, किसने फाउंड की थी अब मैं बता रहा हूँ, न्यूटन ने नहीं की थी, फाउंडेड बाय हेनरी कैवेंडिश जो भाई साहब थे उनका नाम याद रखना, एमसीक्यू में शायद पूछा जाएगा। हेनरी कैवेंडिश भाई साहब ने किसकी वैल्यू फाइंड की थी, तो कि जी की क्या वो थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और किसने फाइंड की थी, तो हेनरी कैवेंडिश भाई साहब ने। ये हमारा हो गया डेरिवेशन। ओके, अब समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया। डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायग्राम को हल्के में मत लेना, इसके 2 मार्क्स हो। ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आएगा 3 और 4 मार्क्स में। ये कंप्लीट डेरिवेशन, एक सेकेंड ऐसे लिख देता हूँ, एक कंप्लीट डेरिवेशन आएगा 3 या तो 4 मार्क्स, और इसमें डायग्राम जो है उसके ही 2 मार्क होते हैं, उसके 2 मार्क होते हैं। ओके, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। फिर हमने लिया जो कि F1 = F2 दोनों की एट्रैक्टिव फोर्स थी। और फिर F1 किस थी कि तो मास 1 की थी, F2 किसकी थी फोर्स, तो कि मास 2 की थी। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इक्वल, F1 = F2 है, तो F डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि हम M1 और M2 पे डिपेंडेड होगी। अगर फोर्स उसकी रिएक्टिव मतलब एट्रैक्टिव फोर्स जो है F है, तो डायरेक्ट उसका मास F डायरेक्ट फोर्स डिपेंडेड होगी मास पे। ओके, उसके बराबर हमने ले लिया, उसको हमने मान लिया था 1। अब ये इक्वेशन बनाना था, ये दोनों इक्वेशन पे डब्बा कर देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फिर इन दोनों के हिसाब से मैंने लिया था F1 M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर, ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट
प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई, उसकी जगह इक्वल लिखा, लेकिन इक्वल लगाने के बाद कांस्टेंट भी लगता है, और ये किसका कांस्टेंट है, जी का, तो कैपिटल जी लिखेंगे और ये सब लिखना। ठीक है, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब बात करते हैं फाइंडिंग कैपिटल जी इन SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट आपको पता है, क्योंकि जिससे डिनोट करते हैं, मतलब आप एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप घर से इस डिस्टेंस पे चले, मतलब इतने मीटर्स चले, डिस्टेंस चले, उसको मापना हो तो मीटर्स, तो ये SI यूनिट उसका माप है, उस माप को डिनोट किया जाता है SI यूनिट, और SI यूनिट सबकी अलग अलग होती है। तब कैपिटल जी की निकालते हैं। कैपिटल जी की है क्या, वैसे तो जी की ये हमने निकाल ली है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर निकाल ली है, लेकिन ये कैसे आई ये भी अपने आप में एक डेरिवेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 6.673 इंटू 10⁻⁻11 = ? ओके, तो चलो देखते हैं। ये जो आपको साइड में दिया गया है, ये अभी मत लिखना आपकी कॉपी में, मैं बोलूँगा तब लिखना, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी इसमें। तो पहले हमने लिखा ये जी क्या है, जो कि जी का फॉर्मूला का था, तो F = G, अच्छी राइटिंग में लिखूँगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो कॉटन है बार बार निकल जा रहा है। ओके, अब F = G m1.m2/r²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें ये क्या है, मीटर, ठीक है, मीटर नहीं है, ये m1 m2 क्या है, तो कि मास, और मास की SI यूनिट यहाँ पे दी गई है किलोग्राम लिख दिया। R क्या है, रेडियस, जो कि R डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर, तो हमने ये भी लिख दिया। अब फोर्स क्या है भैया, न्यूटन, जो कि इसके पहले चैप्टर में है, लेकिन वो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। F की SI यूनिट होती है न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे न्यूटन लिख दिया, न्यूटन। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, न्यूटन मीटर kg आ गया, इसकी हमको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg इनवर्स स्क्वायर होता है, लेकिन वो लाना है। तो चलो हम लाते हैं, एक काम करता हूँ, ये जो है F = G m1 × m2 में जो r² है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करता, तो सिंप्लीफाई में ये G हमें फाइंड करना है, ये G को हमें बराबर G की SI यूनिट फाइंड किया, तो G को अकेला छोड़ दो भाई, जिसको खुद का मोटिव फाइंड करना उसको अकेला छोड़ दो। लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो, फिजिक्स में भी इम्प्लीमेंट करो, मतलब इजी हो जाएगा। साइंस भाई हमेशा लाइफ को इम्प्लीमेंट करते रहो, साइंस को ऑलवेज लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहो। तो मैं m1 और ये जो पूरा टर्म है उसको = के इस साइड ले जाता हूँ, तो हमारा आ जाता है फोर्स = G, और अपॉन में आ जाएगा ये r², देखो, ये फोर्स = G
अपॉन में m1.m2। ओके, तो r कहाँ गया, r इससे ऊपर जाएगा तो नीचे नहीं रहेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे r², इसको अच्छे से लिख देते हैं। f इंटू r² इज इक्वल्स टू g अपॉन में m1.m2 मिल गया। अब इसकी SI यूनिट सारी पुट कर देंगे, इसकी सारी SI यूनिट पुट कर देंगे। तो अब मैं इसको मिटा दूँ, क्या मैं इसको मिटा दूँ वो आप लिख लेना वीडियो रिवाइंड करके। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। ओके, इसको रख, अरे यार कोई बात नहीं, हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो जो हम F और R क्या हो जाएगा, F हो जाता है हम उसकी SI यूनिट न्यूटन। therefore न्यूटन। और R क्या हो जाता है, R क्या हो जाता है तो कि उसकी है डिस्टेंस की मीटर, तो कि मीटर लिख दिया। स्क्वायर को एज इट इज पुट कर देंगे, मास इंटू मास हो जाएगा मास स्क्वायर अपॉन में m1 m2 दो बार देखो kg। अब m1 m2 पुट करते हैं तो kg इंटू kg इज इक्वल टू g। अब kg इंटू kg क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ऑब्वियसली g। अब इसको kg को उस साइड ले जाऊंगा और g को इस साइड लाऊंगा तो g इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर स्लैश और kg इनवर्स स्क्वायर। ये आपकी हो गई कंप्लीट SI यूनिट सिस्टम। अब आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा तो आप पहले लिखोगे सपोज SI यूनिट ऑफ फोर्स ऐसे लिखोगे वी नो दैट SI यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू मीटर एंड SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। फिर इसकी जो फॉर्मूला है किसकी 6.673 इंटू 10⁻11 जो कि है F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2, उसको पुट करोगे। उसको पहले अच्छे से रफ में लिख दोगे कि उसमें से मतलब रफ में लिखो या इक्वेशन में एरो करके लिख दो, जैसे मैंने अभी पहले लिखा था। एरो करके लिख दो कि ये है, ये इसका ऐसा यूनिट है, इसका ये ऐसा यूनिट है। फिर उसको सिंप्लीफाई मतलब ब्रिज को क्रॉस कराओ, ये इक्वल टू को क्रॉस कराओ तो हो जाएगा हमारा FR² अपॉन में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू g। अब फिर से उसकी SI यूनिट की वैल्यूज पुट कर दो तो आ जाएगा हमारा g इज इक्वल टू nm² और kg इनवर्स। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ कि एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके क्या क्या यूज़ है, उससे हमें फ़ायदे क्या होते हैं, उसकी मतलब क्यों ज़रूरी है। ओके, क्यों ज़रूरी नहीं है मैं तो वो पूछूंगा, क्यों नहीं है यार ये ज़रूरी। और भाई आप खुद ही जो वहाँ पे बैठे हो वो बैठने के लिए भी ग्रेविटी चाहिए। अगर ग्रेविटी नहीं होगी आप हवा में उड़ जाओगे भाई। बैठे रहने के लिए आपका फ़ोन जहाँ पे अभी मतलब हाथ में रखा है, टैबलेट जहाँ पे रखा है आपने, कंप्यूटर है जहाँ पे है, तो वो ग्रेविटी नहीं होगी उड़ जाएगी ना। आपके सारी आसपास है ग्रेविटी, इसलिए जो स्टेबल है अपनी जगह पे है और ऊपर नहीं उठ रही, तो इसके लिए ग्रेविटी का होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रेविटी की वजह से आपकी लाइफ भी बहुत पॉसिबल है। आपकी लाइफ ग्रेविटी की वजह से ही पॉसिबल है, बाकी नहीं होगी। क्यों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इट इज़ यूज़फुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ऐसा अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसलिए पहले भी लिखा था
मैंने पहले भी लिया था इस अंडरलाइन वाला, और आप भी ले रहा हूँ। जो अंडरलाइन वाला हूँ उसको आप भी अंडरलाइन करना, क्योंकि वो उसमें से पॉइंट से याद हो जाएगा। इट इज़ यूज़फुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि बिकॉज गैसेस, प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर इज अट्रैक्टेड टू अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर है, CO2 हैं, O2 हैं, जितने भी हैं वो क्यों हैं, किसकी वजह से कनेक्टेड हैं? ग्रेविटी की वजह से। ओके, ग्रेविटी नहीं होती ये सब उड़ जाते और हमारे पास एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन नाम के कुछ नहीं होता, तो हम डायरेक्ट ही मर जाते। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्यों हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। अब गाइस ये टाइड्स क्या है भाई, ये टाइड क्या हो गई? तो टाइड में समझाता हूँ। आप कभी भी ओशन या शीशोर पे गए होगे तो वो मोजे आते हैं ना, मोजे, लहर, हमारे गुजराती में तो मोजे बोलते हैं, होगी लहर, पानी की लहर आती है ना, वो दिन में कम होती है, रात को ज़्यादा होती है। दिन में कम, रात को ज़्यादा हो जाती है। रातों को पानी भी ऊपर चलने लगा, क्योंकि अर्थ का जितना भी यहाँ पे देखो, अब फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है, इसको ड्रॉ मत करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे अर्थ है, इसके ऊपर ये ब्लू है जो है पानी है। अब मून भाई साहब यहाँ पे है, तो मून भी अपनी ग्रेविटी लगा रहेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी बड़ी है इसलिए मून रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो लेकिन मून भी तो ग्रेविटी उससे रिवॉल्व हो रहा है, तो उससे ये तो नहीं है कि उसकी ग्रेविटी खत्म हो गई, वो ग्रेविटी तो लगाएगा है। अब ग्रेविटी की वजह से वो जिस दिशा में जाएगा उसकी दिशा में पानी ज़्यादा होगा। अब दिन को मून जो है वो रोटेट कर जाता है और दिखता भी नहीं है, इसीलिए हमें रात को लहरें ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, रात को लहर ज़्यादा आती है क्योंकि तब मून फिर से आ जाएगा ऊपर और शीशोर में टहल-महल मच जाएगी। इसलिए तो आपको 7 से 8 बजे के बाद कोई भी मतलब वो डेंजरस वाला होता है। डेंजरस वाला अगर शीशोर होता है तो उसमें बोलते कि अब यहाँ पे रुकना मत, या दिन में ही मत नहाना, ऐसा कुछ बोल देते हैं वो इसकी वजह से। और ये एक एप्लीकेशन भी है, देख लिया। सी इन लो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, लहरें, टाइड्स मतलब लहरें, इन ओशन एंड सी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स पोजीशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी और मूवमेंट जो है वो एक दूसरे की ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी पे डिपेंड करती है ना, सन के मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी। सन निकल जाएगा तो सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी अलग अलग ऑर्बिट में घूमने लगेंगे और पूरा सोलर सिस्टम बिखर जाएगा, तो ये भी ग्रेविटी के लिए ज़रूरी है। फिर रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो कि मून अपने अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर अर्थ एंड ऑल प्लैनेट, जो भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं और हमारी अर्थ, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी ऑब्वियसली। सन एंड अदर प्लैनेटरी सिस्टम्स, जो कि यूनिवर्स में एक प्लैनेटरी सिस्टम तो है नहीं, सोलर सिस्टम के अलावा कोई कितने सारे जो है वो साइंटिस्ट अभी डिस्कवर कर रहे हैं। तो वो अदर प्लैनेटरी सिस्टम भी हमारे जो मिल्की वे के अंदर, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, वो तो आपको पता ही होगा। मिल्की वे के अंदर, उसके अंदर रिवॉल्व करेंगे उसके सेंटर के, क्योंकि मिल्की वे का भी एक अर्थ सेंटर है। ये हमारी अगर मिल्की वे है तो इसका भी सेंटर के अराउंड हमारा सन ऐसे रिवॉल्व कर देगा। सन भी मूव करता है, लेकिन सन देखो, सन भी ऐसे मूव करेगा, बाकी प्लैनेट्स ऐसे एलिप्टिकल मूव में करके, इसलिए सन हमको स्टेबल दिखता है। ये आपको बाद में पता चलेगा, हाई स्टैंडर्ड्स में आओगे तब।
अभी इस पर फोकस कर दीजिए। सैटेलाइट्स revolving of moon and around the planets around the sun and other planetary system around Milky Way. सैटेलाइट्स एंड स्पेस स्टेशंस अराउंड अर्थ, जो कि हम इलॉन मस्क और उनकी कंपनी बड़ी बड़ी है, वो सैटेलाइट्स भेज दी। तो सैटेलाइट्स को भी मूव करने के लिए अर्थ की ग्रेविटी चाहिए, तो ओके उसमें भी ग्रेविटी जरूरी है। तब भी आप टीवी देख पाओगे, तब भी आपके पास इंटरनेट है, और तब भी आप ये यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे होगे। इसलिए ओके, अब हमारे आज के पार्ट के लास्ट टॉपिक पे आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है भाई नाम के ऊपर मत जाना भाई, बहुत ईजी। कोई बच्चे तो नाम सुन के भाई ये कुछ तगड़ा टॉपिक आया, अरे तगड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की जो ग्रेविटी है, अगर आप कोई मंजिल से गिरे, भगवान ना करे आप गिरे, चलो आप एक छोटी सी वो होती है ना बैठने की जगह, उस पे से अगर आपने जंप मारी तो आप नीचे जाओगे, कुछ स्पीड होगी, और कुछ भी ऊपर से बॉल आपने ऊपर से नीचे फेंकी, एक बॉल है जो आपके टेरेस से डायरेक्ट नीचे फेंकी, तो ग्रेविटी की ऑब्वियसली बात अट्रैक्ट होगी। अब अट्रैक्ट होगी वो धीरे धीरे तो नहीं आएगी ना, उस डायरेक्ट ऐसे स्पीड में आएगी। तो जो अट्रैक्ट होने के बाद जो वेलोसिटी, जो स्पीड होती है उसको स्पीड ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्रेविटी के अंडर जो एक्सेलरेशन लगती है उससे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, डिनोटेड बाय जी, हम इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग अलग लिखा था। ये स्मॉल जी में कंफ्यूज मत होना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। उनको दोनों को कभी भी एक मत लिखना, जल्दी में भी क्वेश्चन पेपर में कभी भी ऐसे फिजिक्स के समय तो उसमें स्मॉल जी और जी के जगह पे स्मॉल जी की जगह कैपिटल जी मत लिखना ना, रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्योंकि मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन जो है वो एक अर्थ के सेंटर के अराउंड लगेगी। जब नॉर्थ पोल से फेंको, साउथ पोल से फेंको, डायरेक्शन पे रिक्वायर करें। देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटीज़ उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कोई भी एक चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड या होता है का तो डायरेक्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा सेशन पसंद है तो कमेंट में एकदम मस्त लिख देना। थैंक यू आज के लिए। आप मेरे साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो, आपकी मेरे एक्सप्लेनेशन पता चले तो वो भी आप कमेंट में अपने रिव्यूज़ लिख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ वो कमेंट में आप मुझे कह देना, मैं उस पे ले बनाऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।